अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर कल ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। कौमी असम्बली के जिन हलकों में कल ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उनमें फैसलाबाद की 2, लाहौर, साहिवाल, डेरा गाजी खान और हरीपुर से एक एक नशिस्त शामिल है, जबकि पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में पोलिंग होगी। लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन मियां अजहर की वफात की वजह से खाली हुई थी, जबकि मुजफ्फरगढ़ में सूबाई असम्बली की नशिस्त मुंतखब रुकन के इस्तीफे के बायस खाली हो गई थी। इसके अलावा कौमी और सूबाई असम्बली की तमाम नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान के 9 मई के केसेस में सजाओं और नाअहली की वजह से खाली करार दी गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हरीपुर में उमर अयूब और लाहौर में मियां अजहर की नशिस्त पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन बाकी तमाम कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्जाम भी आयद किया है कि लाहौर में पंजाब हुकूमत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की पकड़ धकड़ कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने दावा किया है कि पोलिंग से पहले इनके रहनुमा मियां अकरम उस्मान को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दीगर रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अहम बात यह कि हरीपुर में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में एक जलसे से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने मुबैना तौर पर इंतजामिया को धमकाया था कि इलेक्शन में धांधली की सूरत में इंतजामिया को नताइज भुगतना होंगे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए कल वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को तलब किया था, लेकिन वज़ीर आला सोहेल आफरीदी कल खुद पेश नहीं हुए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मामला की मजीद समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अहम बात यह कि सोहेल आफरीदी कल इलेक्शन कमीशन में तो पेश नहीं हुए, लेकिन कल इस्लामाबाद में उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए इल्ज़ामात समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने इलेक्शन नोटिस के मामले पर कहा कि मैंने किसी को धमकी नहीं दी, बल्कि धांधली के खिलाफ बात की थी कि ना हमारे हक में धांधली हो और ना ही हमारे मुखालफिन के हक में धांधली हो, और जो अफसर भी धांधली में मुलविस होगा उसे मुअत्तल किया जाएगा। सोहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। बाकी तमाम वज़राए आला दुनिया भर में घूम सकते हैं, जबकि मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में डाला हुआ है, जिसकी वजह से मुझे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा वफाक ने वाजिबात की मद में खैबर पख्तूनख्वा के 3000 अरब रुपए अदा करने हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के मामले पर सोहेल आफरीदी का कहना था कि मुलाकात के लिए तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, इसलिए अब हम सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन एहतजाजी तहरीक का हतमी फैसला बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान करेंगे। इसके अलावा मुलाकात में जब सोहेल आफरीदी से सवाल हुआ कि DGISPR ने साफियों को ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस जिला खैबर में मंशियात के कारोबार समेत मुख्तलिफ मुजरमाना सरगर्मियों को सियासी पुष्पनाई हासिल है, जिसकी वजह से टेरर फाइनेंसिंग भी होती है, तो जवाब में सोहेल आफरीदी ने सवाल उठाया कि फिर पूरे मुल्क में जो गैर कानूनी सरगर्मियां हो रही हैं और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में जो स्मगलिंग हो रही है, क्या उसकी जिम्मेदारी भी हम पर आती है? इसका असल जिम्मेदार कौन है? इसके अलावा TTP के हवाले से सोहेल आफरीदी का कहना था कि TTP एक नासूर है जिसका खात्मा ज़रूरी है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को इसके लिए पॉलिसी मुरतब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और कबायली अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने साफियों से मुलाकात में यह भी कहा कि वो 4 दिसंबर को होने वाले NFC अवार्ड के इजलास में शिरकत करेंगे और अपने सूबे की नुमाइंदगी करते हुए फॉर्मूले की तश्कील में सूबे के हकूक़ का दिफा करेंगे। इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे और ये सियासी मामला ख़ासतौर पर किस तरफ जा रहे हैं, और उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मिनिस्टर भी हैं सूबाई असम्बली में, मीना खान आफरीदी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तारिक साहब, कल कुछ साफियों की मुलाकात हुई चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी साहब से, और उनका एक गिला था कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ उनकी हुकूमत के साथ, उनके लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। एक मामला तो इमरान खान से मुलाकात का, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन 2-3 चीज़ें उन्होंने कहा कि इस वक्त जो दूसरे वज़राए आला हैं दुनिया भर में घूम रहे हैं। अभी मरीम नवाज साहबा गई हुई थी ब्राज़ील, लेकिन सोहेल खान आफरीदी का नाम नो फ्लाई लिस्ट पर है। फिर उन्होंने कहा कि तकरीबन 3000 अरब रुपए वफाक ने हमें अदा करने वाजिबात हैं, वो पैसे हमें नहीं दे रहे, हम कई खतूत उनको लिख चुके हैं। वो कह रहे हैं इस इम्तियाजी सलूक की वजह से जो यूथ है खैबर पख्तूनख्वा की खासतौर पर, उनमें बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। क्यों कर रही है वफाकी हुकूमत ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद साहब। देखिए, जो उनके दोनों दावे हैं ना,
उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, वो अपने सूबे के मैंडेट रखते हैं, वज़ीर आला हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत का किसी सूबाई हुकूमत के साथ किसी तरह का कोई इम्तियाजी सलूक नहीं है। और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ये एजेंडा ही नहीं है कि हम किसी भी सूबे को कोई महरूम रखें उन वसाइल से जो कमिटेड हैं NFC में या दीगर किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनकी कोई रकम पेंडिंग है तो बाकी सूबों को भी होगी। बल्कि अभी तो NFC में हम ये लेके गए थे प्रपोज़ल कि डेट सर्विसिंग में और उसके बाद जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, जो आपको हर वक्त पाकिस्तान के हर कोने में आपको लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो या कोई कुदरती आफात हो जी, उसमें वो आपको मदद भी करती हैं। तो सूबे थोड़ा हिस्सा डालें। ख़ास तौर पे जो कर्ज़ों की अदायगी है उस पर कंसेंसस नहीं हो सका, वो क्लॉज हमने वापस ले ली 27वीं तरमीम में। तो सूबे जो हैं उनके अवाम, उनके हुकूक, ये हमारे लिए यकसा अहमियत। नहीं तो अभी तो वापस ले लिया, लेकिन अब 28वीं तरमीम में आप ये शामिल करेंगे कि फ़ौज के अखराजात कुछ हद तक और दूसरा कर्ज़ों की अदायगी उसमें कुछ हिस्सा सूबे डालेंगे अपना, कुछ हिस्से को सूबों को डालना चाहिए। ये एक प्रपोजल थी, सही है। हमने सूबों से एक ये कहें कि एक डिमांड थी, ठीक है, ये एक प्रपोजल थी, लेकिन वो भी जब सारे सूबाई वज़ीर आला बैठेंगे और उसके साथ साथ जो हमारी पार्टी हेड्स हैं वो बैठेंगे, कंसेंसस के साथ होगा। ठीक है, इसको कोई बुलडोज करने की अगर करना होता तो 27वीं तरमीम में कर लेते, कंसेंसस से होगा ये, सही है। लेकिन अभी इसके इम्कानात माज़ी करीब में नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा इस पर। ठीक है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि नो फ्लाई लिस्ट पे डाला हुआ है, ये गलत बयानी तो नहीं है? देखिए नो फ्लाई लिस्ट अगर उन्होंने कहा है तो यकीनन सही कहा होगा, लेकिन फिर ये उनके, खैर मैं इसकी तमाम तफसीलात से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन फिर ये उनके वज़ीर आला बनने से पहले का किस्सा होगा कि जिसमें वो नो फ्लाई लिस्ट पे होंगे और उसकी ज़ाहिर है कोई वजह होगी, किसी केस के हवाले से होगी। तो वो मतलब टेक्निकल बात है ना, कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं है, वो दूर किया जा सकता है। वो हमने कई केसेस देखे हैं, नो फ्लाई लिस्ट पे थे, उसके बाद क्लियर हो गए हैं, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे थे, क्लियर हो गए हैं। तो इसलिए कोई ये ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई खास उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मीना साहब, कल हमसे तो ये गुफ्तगू हुई सोहेल साहब की, ये कह रहे हैं कोई इम्तियाजी सलूक नहीं, अगर कोई पेमेंट आपकी पेंडिंग है तो हो सकता है कि दूसरे सूबों की भी हो, ऐसा नहीं है कि आपको या आपके सूबे को टारगेट किया जा रहा है। और अगर नाम उनका है नो फ्लाई लिस्ट में तो किसी केस की वजह से होगा, उसमें हमारा क्या ताल्लुक है? बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। देखिए, इस वक्त जो NFC अवार्ड हो चुका है उसके मुताबिक 4 चीजों के ऊपर NFC जाती हैं: पॉपुलेशन के ऊपर, इनवर्स डेंसिटी पॉपुलेशन के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर और रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर। इसी फार्मूले के ऊपर देखे तो 2017 से हमारा जो फाटा था, एक्स फाटा मर्ज हो गया है, वो 7-8 साल हो गए हैं। तो अगर उसका पॉपुलेशन, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी मिलाए, पॉवर्टी मिलाए, तो जो पहले हमारा 14.6% बनता था हिस्सा, वो इस वक्त उसी के मुताबिक 19.4% बनता है, जो कि 350 से 400 अरब रुपए इजाफी जो है आना चाहिए। तो आप 8 साल का अब लगा लें अंदाजा, वो तो हम इन 3000 के अंदर शामिल ही नहीं करते जिसका आपने जिक्र किया है। फिर जो वो 100 अरब रुपए हर साल जो है 10 सालों के लिए पाटा को या जो मर्ज एरिया है उनको एटपार लाना था दूसरे जिलों के और दूसरे सूबों के, उसमें से भी तकरीबन 700 बिलियन में से 550 से 600 बिलियन वो विफाक के जिम्मे रहता है, वो हमें नहीं दिए गए। 2200 अरब रुपए जो है वो NHP के नेट हाइड्रोड प्रॉफिट के इनके जिम्मे रहता है, वो हमें नहीं दिए। हमारा जो पानी का शेयर है वो हमें नहीं दिया जाता, बल्कि वो हमारा दूसरे सूबों में जो है तकसीम किया जाता है। तो ये एक कहानी 1 साल 2 साल की नहीं है। ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो ये ज्यादती कर रहे हैं ये काफी पुरानी है। हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं पानी की शक्ल में, उससे हम बिजली पैदा करते हैं। इसका मतलब जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को तो बिजली दी जाती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को ना बिजली दी जाती है और उसका ना मुनाफा जो है हमें दिया जाता है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब तो जब वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी 3.5 साल तक, तो उन्होंने भी अदायगी नहीं की, जबकि दोनों जगह आप लोगों की हुकूमत थी। तो ये गिला तो फिर आपका सिर्फ सर मैं यही कह रहा हूँ, जो अदायगी हुई है उस वक्त पे हुई है, उसके बाद जो है फिर हमें अदायगी हुई ही नहीं है। और जो ADPs है, ADPs का उस दौरान सबसे ज्यादा उन ADPs के लिए अदायगी हुई। अब पिछले 3 साल के दौरान हमारे जो बनों के अंदर बकाखेल कैम्प है, वो जो जिम्मेदारी है वो विफाक की है। सूबाई हुकूमत अपने फंड से जो है वो आपको पता है, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले वो रोड के ऊपर एहतजाज के लिए भी बैठे थे। एक तरफ जो है वो ऑपरेशन करा के उनको बाहर निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ से विफाक जो है उनको जो
शेयर है जो पैसे वो भी नहीं देता, प्रोविंस अपने पैसों से देता है। एक्सेलरेटेड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर जो सही। इन्होंने कमिटेड किया होगा वो ये नहीं देते, उसका शेयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने पैसों से देता है, और ऊपर से जो हमारा हिस्सा बनता है उसमें भी नहीं देता। रिसेंटली आपने देखा होगा जो रेवेन्यू जनरेशन हुई है उसमें से 16% पंजाब को दिया गया है, 11% खैबर पख्तूनख्वा को दिया गया है। तो ये वो सारी ज्यादतियां जो विफाक और विफाक के अंदर जो जमातें हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ ठीक, मैं कर रही इसका हैं। जवाब ले लूं। और ये ज्यादतियां हैं, ये दूर करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, आइन और कानून के मुताबिक भी। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बात की है, उनके हकूक़ की बात की है। और ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीना खान आफरीदी साहब मुनफरिद रहनुमा हैं जिन्होंने KP के अवाम के हकूक़ की कुछ संजीदा बात की है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी ज़ुआमा टेलीविज़न के ऊपर आ गए या मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करते हैं, उनकी गुफ्तगू बिल्कुल ही अलग होती है। उनका KP से, KP की तरक्की से, KP के हकूक़ से, अवाम की फ़लाह बहबूद से, ये ना उनका एजेंडा होता है ना उनका मौजूद गुफ्तगू होता है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने ये बात की है। टेक्निकल जवाब उनकी बात का ये है कि वो बड़ी वैलिड बात वो मैंने करनी थी जो आपने नुक्ता उठाया कि अगर ये बहुत पुराना ही किस्सा है और माजी में बड़े अरसे से ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर इसका दूसरी बात से जो हम लिंक कर रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट को इम्तियाजी सलूक कर रही है, इसका मतलब है कि फैक्चुअली ये बात करेक्ट नहीं है। KP का अगर वफाक के साथ कुछ ऐसे इश्यूज़ के ऊपर, माइन एंड मिनरल्स हैं, उनकी पावर जनरेशन है, उसके ऊपर अगर क्लेम है और उसको वो लिंक अपनी पॉपुलेशन के साथ कर रहे हैं, तो ये उनका क्लेम बनता है कि वो बैठें, बात करें, इन चीज़ों पे संजीदगी से हम डायलॉग करें, और अगर उनका राइट बनेगा तो ज़रूर दिया जाएगा। 4 दिसंबर को जो इजलास है NFC का, उसमें उन्होंने कहा है सुहेल आफरीदी साहब ने कि मैं शिरकत करूंगा और अपने जो सूबे के हकूक़ का मामला है वो मैं सामने रखूंगा भरपूर अंदाज में। आप मुझे बताइए कि चले ये मामला तो आप कह सकते हैं पहले से है, लेकिन जो अभी एक मामला चल रहा है और वो एक ऐसा मामला है जो कि लगता है कि दोबारा सियासी अदम इस्तेहकाम को मजीद बढ़ाएगा, वो है इमरान खान से मुलाकात का मामला। ठीक है, अभी जो इमरान खान की बहनों के साथ इस हफ्ते हुआ उसमें मीना खान आफरीदी साहब भी मौजूद थे, वो अपने ऊपर जो गुजरी वो तो बताएंगे। लेकिन कल जो हमसे भी सहाफ़ियों से बात की सुहेल साहब ने, उन्होंने कहा आप मशवरा दें क्या करें, तमाम कानूनी ऑप्शन हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो अब वो तो इशारा दे रहे हैं कि आप ग्राउंड दे रहे हैं उनको कि वो सड़कों पर निकले, एहतजाज करें, इस्लामाबाद की तरफ आएँ। ये चाहते हैं आप कि ऐसा हो? देखिए, बात यह है कि एहतजाज और ख़ास तौर पे जो अली अमीन गंडापुर के दौर में एहतजाज इस्लामाबाद में होता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और KP से सरकारी मशीनरी और वसाइल को इस्तेमाल करते हुए वो एहतजाज नहीं था, वो इस्लामाबाद के ऊपर एक जलगार थी जो एक नहीं मुतअद्दिद दफ़ा हुई, और वो कोई ऐसे पॉलिटिकल मनाजिर नहीं थे। और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस तरह की इस्लामाबाद के ऊपर बार बार जो है वो जलगार हो, पुरतशद्दुद एहतजाज हों, और उसके नतीजे में लोग ज़ख्मी भी होते हैं। यहाँ रेंजर्स के जवान भी शहीद हुए, 3 तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो भी ज़ाहिर उसमें ज़ख्मी हुए। तो ये कोई मनाजिर ऐसे नहीं है कि जो हम चाहें कि यहाँ पे दोहराए जाएं। देखिए, जो मुलाकात की बात है, समझा ये जाता है कि शायद इसके अंदर मुलाकात किसी की करानी या ना करानी, इट्स अ पॉलिटिकल मैटर, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल मैटर। ये प्योरली एक टेक्निकल मैटर है, और टेक्निकल मैटर ये है कि जो जेल में लवाजमात हैं, जो जेल के मैनुअल्स हैं, उनके तहत ये मुलाकातें होती हैं। अब 8,500 अडयाला में कैदी हैं, हर एक के अहल खाना उनसे मिलने आते हैं, कोई कायद और जवाबित हैं जिनके तहत वो मिलते हैं जी। फैमिली के एक दिन होता है, जो लीगल टीम है उसका एक दिन होता है। इमरान खान की फैमिली और उनकी जो लीगल टीम्स हैं उनकी अलग अलग दिन है, और वो मुतवातर उनकी मुलाकातें हो रही हैं। नहीं, हमारी पाँच हफ्ते से नहीं हो रही ना, वो कह रहे हैं कि उनकी बहन की भी मुलाकात 5 हफ्ते पहले हुई थी, एक बहन की, लीगल टीम की भी नहीं हो रही है। हमारी जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने कल अदाद शुमार दिए हैं कि इतनी मुलाकातें इमरान खान साहब की फैमिली की, इतनी मुलाकातें उनकी, उसमें से कई मुलाकातें तो क्योंकि अदालत भी वहीं पे लगती है अडियाला जेल में, तो उसमें भी हो जाती है, लेकिन अभी तो तवातुर से मुलाकातें नहीं हो रही ना उनकी। बाकी जो कल के आपके वाक़े का मसला इसमें ये तारिक साहब, अब मिसाल के तौर पे ये ऐलान करते हैं हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं, और ये यहाँ तक अगर पहुंचे भी ना तब भी आप 2-3 दिन इस्लामाबाद बंद रखेंगे, मैसूर रखेंगे लोगों को, नुकसान किसका होगा? हुकूमत का होगा, रियासत का होगा, अवाम का होगा। ये माहौल क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे याद है एक SCO का इजलास था, इन्होंने एहतजाज की कॉल दी, सुबह सुबह आजम स्वाति साहब की 6 बजे आपने मुलाकात करवा दी अडियाला जेल में। फिर जब 26 नंबर चुंगी पे पहुंचे थे, अडियाला जेल के दरवाजे खुल गए, बैरिस्टर सैफ ने जाके कोई मुलाकात कर ली ताकि धरना खत्म हो। आप चाहते हैं वो नहज पे पहुंच रहे हो तब जाके फिर आप दरवाजे खोलें अडियाला? नहीं, मैं समझता हूँ कि इनकी जो भी टेक्निकल वजूहात हैं, अगर उन्होंने अदालत से रुजू किया है और
जो आपने कहा कि तमाम ऑप्शन एग्जॉस्ट कर चुके हैं, अगर अदालत से रुजू किया है और अदालत ने भी उन्हें इजाज़त दी है तो जज साहब की इजाज़त के बगैर तो मेरा नहीं ख्याल इसको रुकना चाहिए। बहरहाल इसको देख लेंगे इस इशू को। लेकिन ये बात मैं अर्ज़ करूँ कि जो आपने उस वाक़े का जिक्र किया इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उसके हवाले से, देखें उनकी बहनें हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ना हमारा उनके साथ कोई ज़ाती झगड़ा है, कोई लड़ाई है। ये जो बात फैलाई गई है इसका हकीकत से कोई ताल्लुक क्या नहीं बात है फैलाई गई है कि जी उन्हें कोई वहाँ पे मिस हैंडल किया गया, कोई वहाँ पे पानी फेंका गया, इस तरह की चीज़ें। लेडीज़ पुलिस होती है, अच्छा ये वहाँ लेडीज़ पुलिस होती है, वही टैकल करती है और किसी से किसी की कोई जाती अनाद नहीं है। अच्छा कई आपके लोग तो जो है ना, कई लोग आपके कह रहे हैं कि ऐसा नहीं मिस हैंडल किया गया हो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा कई लोग आपके कह रहे हैं कि अगर ये जो हुआ है उसकी उन्होंने मजम्मत की और कहा कि पुलिस का अमल था, इसमें सियासी अमल नहीं था। लेकिन मीना खान साहब आप तो वहां पे थे, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वहां पे मैन हैंडलिंग नहीं हुई है वहां पर। शहजाद भाई मुझे जरा मौका दे, मैं PNIL के ऊपर भी बात करूं, नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर, और फिर उसके ऊपर मैं जरा मुफस्सिल गुफ्तगू करूं जी, ताकि सारी पिक्चर इनके सामने आए। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। और पहले तो मैं ये नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर बात करूं, सुहेल अफरीदी साहब का नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर है, मेरा नाम PNIL के ऊपर है, मेजॉरिटी हमारे मिनिस्टर्स और MPAs MNAs का के जो है PNIL के ऊपर है, वो बाहर नहीं जा सकते। उन लोगों के PNIL और नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर है जिनकी जायदादें पाकिस्तान के अंदर है, जिनका जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, जो यहीं पे पैदा हुए और यहीं पे दफन होंगे। हमारा कोई ना बाहर जाने का मूड है और ना जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियत इस दिल के अंदर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई डाके नहीं डालेंगे, कोई पाकिस्तान का पैसा जो है वो चोरी करके बाहर नहीं लेके जाएंगे। हाँ, उन लोगों के लिए है जिनके जायदादें भी बाहर है, जो कि डाके भी डाल चुके हैं, जो पाकिस्तानी कौम का खून पसीना चूस के जो है वो बाहर अपनी जायदादें बनाए, उनका डालना चाहिए। इंस्टेड उनके लिए प्रोटोकॉल्स है, उनके लिए दो रहे हैं, उनके लिए मराहत है, और जो पाकिस्तान के लिए मर रहे हैं वो जो है उनके नाम फ्लाई लिस्ट के अंदर हैं। सिर्फ सुहेल अफरीदी साहब का नहीं, उनके कैबिनेट का, हमारे MNAs का और बेशतर MPAs के नाम जो है क़यादत का वो PNIL के अंदर है। दूसरी बात जो वहां पे हुआ, ये कह रहे हैं कि वहां पे टेक्निकल बात, कोई टेक्निकल बात नहीं है, और कह रहे हैं कि 8,000 से 10,000 कैदी हैं। जब नवाज शरीफ वहां पे कैद थे तो ये 10,000 कैदी तब भी थे, तो नवाज शरीफ के साथ जो है वहां पे गप्पे मार के और वहां पे पाए ले जाके और जो वहां पे सब होता रहा है, तब ये 8,000 कैदी नहीं थे। जब पर मरियम नवाज यहाँ पे अंदर थी और सारा खानदान वहां पे जाके मिलता था, तब ये 8,000 कैदी नहीं थे कि तब मैनुअल जो है जेल मैनुअल कोई और था, और अभी जो है चेंज होके खान साहब के लिए कोई और बनाया गया है। फर्क ये है कि ये डट गया है, ये डील नहीं कर रहा खान साहब, और ये जो है छुपता है इनकी आंखों में। वो जो है उनको पता था कि उन्होंने डील करना है, तो 4-5 हफ्ते अगर उनको मिलने भी दिया जाए उसके बाद जो है उन्होंने जाना है। खान साहब की बहनों के साथ मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ, शाहिद खटक, अब्दुल सलाम अफरीदी जो कि MPA है, और शफकत अवान जो MNA है पंजाब से, वो वहां थे, वकला वहां पर थे, और खान साहब की बहनें उस्मा आपा, अलीमा आपा, नौरीन आपा वहां पे थी, और हम पुरमन थे, साइड पे बैठे थे। आपका SHO एजाज वहां पे था, आपकी एक फीमेल SHO थी जो जिसको बाद में लाया गया, मैं क्या कहूं, और वहां पे पहले वहां पे बत्तियां बुझाई गई, फिर उसके बाद हमारे ऊपर पानी छोड़ा गया। हम तो छोड़े, जो वहां पे खवातीन थी और जहां जहां वो कला थे उनके ऊपर पानी छोड़ा गया। खान साहब की जो बुजुर्ग बहनें हैं, 71-71 साल उनकी उम्र है, उनके ऊपर पानी छोड़ा गया, और आखिर में मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया। आप अपने मीडिया वालों से पूछें, वो आपको बताएंगे जो वहां पे मौजूद थे। वहां मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, शायद खटक के ऊपर तशद्दुद किया गया, अब्दुल सलाम के ऊपर किया गया, शफकत अवान के ऊपर किया गया, और उसके बाद जब हमें तशद्दुद करके साइड पे किया गया तो फिर उसके बाद खान साहब की बहनों के ऊपर तशद्दुद किया गया। नूरीन आपा को बालों से खींचा गया, उसका दुपट्टा खींचा गया, उसको सड़क के ऊपर खींचा गया, और उसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद हुआ। अब अगर तारिक साहब जो है वो इतने ही मुहज़्ज़ब है और मैं अप्रिशिएट करता हूं, तो पहले उनको क्वेश्चन करना चाहिए शहबाज शरीफ से कि वो अभी तक वो SHO अपने कुर्सी के ऊपर क्यों है, वो अभी तक वो SHO सस्पेंड क्यों नहीं है, वो टर्मिनेट क्यों नहीं है, वो जो
फीमेल एसएचओ है चले मैं इसका जवाब ले लेता हूं क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब ने देखिए मैंने पंजाब हुकूमत सामने मैंने पहले आपको ये बात बताई है। मरियम नवाज से पूछे कम से कम। ठीक है मैं इसका जवाब ले लूं मीरा साहब, एक सेकंड। नहीं मैं आपको अर्ज करता हूं जी, देखें क्योंकि आपके बहुत सारे लोग ना इस पे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था वाकई, लेकिन आप कह रहे हैं हुआ ही नहीं है ये। नहीं देखें, मैंने इसकी कोई फुटेज नहीं देखी। मैंने जो कंसर्न अपने चंद लोग थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कि इस तरह की बात नहीं हुई और इसकी कोई फुटेज भी नहीं है। बहरहाल अगर वो क्लेम कर रहे हैं, मीना खान साहब जिस तरह बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको भी ये बात आपके रिकॉर्ड पे भी होगी और मीना खान साहब को भी मैं याद दिलाऊँ, उन्हें भी ये बात याद होगी कि 9 मई को कुछ MNAs गए थे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए और पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हुई थी, जिसमें हमारे जो चीफ विप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में आमिर डोगर साहब, उनकी कमीज़ का एक बटन फटा था और कुछ और MNAs के साथ भी इस तरह की दींगा मुश्ती हुई थी। हमने उसी वक्त, मैंने स्पीकर साहब को कहा, उसी वक्त हमने जो हमारे RPO हैं पिंडी के, उन्हें बुलाया असम्बली। 2 SHO और 1 ASI सस्पेंड हुआ था। ये रिकॉर्ड के ऊपर है, ये आप चेक कर सकते हैं। मीना खान साहब भी चेक करें, अपने MNAs से पूछें, असद कैसर साहब से पूछें। उसी वक्त उनके सस्पेंशन लेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने दिए थे। क्यों कि किसी भी ऑनरेबल MNA पार्लियामेंटेरियन उनके साथ उनकी हत्या करना ना ये हमारा मैंडेट है, ना ये गवर्नमेंट की ख्वाहिश है, ना ये कुछ ये जो कुछ हुआ, ये जो कुछ हुआ, लेकिन इसकी भी इंक्वायरी की जाएगी। ये आपके बस में है मुलाकातें और ये सारा अमल जो हुआ, अगर ये बात जो है बिल्कुल इसी तरह है कंट्रोल करना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने 1 घंटे के अंदर 2 ये जो वाकया वो सस्पेंड किए। और अगर ये बात इस तरह हुई है कि मैल हैंडलिंग हुई है, इसकी भी इंक्वायरी होगी, इसकी भी सस्पेंशन होगी। ये मैं आपके प्रोग्राम में मुलाकात वाला सर मामला मुझे इस पे बताएं ना। देखिए अभी ख्वाजा आज़म साहब से उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, इसको नोट कर ले अपने प्रोग्राम के अंदर। तारिक साहब ने अच्छी बात की, उसको नोट कर ले। हम देखते हैं इंशाअल्लाह ताला वो जो 1 घंटे के अंदर इन्होंने सस्पेंशन की थी, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और हम चाहते हैं कि 1 घंटे के अंदर इस SHO और जो फीमेल SHO थी उसकी 1 घंटे के नहीं 1 दिन के अंदर, कल रात 7 बजे तक जो है या जो भी टाइम बनता है उस तक जो है सस्पेंशन होनी चाहिए। हम अप्रिशिएट करेंगे। मीरा साहब मुझे जरा ये भी मीरा साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या अब मुलाकातों के ऊपर मैंने बात नहीं की। नहीं मुझे हम मुख्तसर, मेरे पास टाइम कम रह जाएगा। अब अगर मुझे एक सवाल के जवाब दीजिए। खान साहब की मुलाकातों का हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने कहा है कि मंगल के दिन खान साहब के फैमिली वाले उनसे मिल सकते हैं जी। अब हाई कोर्ट की इजाजत के ऊपर वो वहां पे जाते हैं, लेकिन पिछले 4-5 हफ्तों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा और कौम का लीडर इमरान खान इस वक्त आइसोलेशन में। हमें क्या पता वो कौन सी हालत में है। सही। अच्छा मीरा साहब अब मुझे बताइए, ये तो चले एक मामला है, वो तो सबके सामने मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन अब आपका अगला लाएमल क्या होगा? मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी। देखिए सोहेल अफरीदी साहब ने आपको कहा कि उन्होंने तमाम तर जो फोरम्स हैं वो आजमाए। उन्होंने होम पंजाब को लिखा, उन्होंने फेडरल को लिखा, उन्होंने शहबाज शरीफ से बात की, उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूं। फिर उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पिटीशन डाली, उन्होंने कहा कि जाके मिल लो, मिलने नहीं दिया। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को खत लिखा, वहां भी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को कॉल किया, वहां से भी सुनवाई नहीं हो रही। वो उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली में करारदाद पेश की, उसके बावजूद भी जो है नहीं हो रही। तो ये तो सवाल फिर हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप जैसे बाखबर साहब के ऊपर, तजिया निगारों के ऊपर, कि फिर कल को फिर कौन सा रास्ता हमारे पास बचता है। हम आइन के अंदर जाके 7 दफा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, 4.5 करोड़ अवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव 7 दफा गया है अडियाला जेल के सामने। कल जब मेरे साहब कल सोहेल आफरीदी साहब भी हमसे पूछे थे कि फिर आप बताएं हम क्या करें। कौन सा बचता है? अब तारिक साहब कौन सा रास्ता बचता है? फिर एहतजाज का रास्ता बचता है। और मैं बताऊं ख्वाजा साहब उस दिन कह रहे थे कि हमें नहीं पता मुलाकात होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही। मतलब आप लोग सारे अनजान बन जाते हैं, जैसे पता ही नहीं है किसी को क्या हो रहा है। कि जेल मैनुअल की अगर खिलाफ वर्जी हो रही है, अगर उनका राइट है मुलाकात का, फैमिली का बिल्कुल राइट है, उसके बाद जो उनकी लीगल टाइम है उसका टीम है उसका बिल्कुल राइट है। और अगर CM साहब भी मिलना चाहते हैं तो जेल मैनुअल में जितनी उनको गुंजाइश है मुलाकात की, जो बाकी लोगों को है, वो राइट जो है इमरान खान का कोई स्ट्राइक नहीं हुआ ज़रूर उसको अप्लाई करें। और अगर वो नहीं आपको फैसिलिटी मिल रही तो उसके भी फोरम है। आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से जो ऑर्डर होगा उसकी इंप्लीमेंटेशन हो जैसे भी आपने कहा कि PTI की कुछ रहनुमाओं के साथ जब बदसलूकी हुई, आपने फौरन सस्पेंड कर दिया उन SHOs वगैरह को, तो करें ना, जेल सुपरिटेंडेंट को कर दें, आप बरतरफ करें उनको। फिर इसलिए कि हम
सियासत को सियासत समझते हैं और सियासी अंदाज से सियासत करते जो हैं। जो सियासत जाती दुश्मनी का नाम नहीं है। जेल इंतजामिया हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रही है, क़यादत है उसकी आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वो सियासत को सियासी अंदाज से करते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन जेल इंतजामिया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रही, जेल मैनुअल को नहीं मान रही, बरतरफ करें। बहरहाल आप, मेरा ख्याल है कि मंगल को वो कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हो जानी है क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हो जाएगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मीना साहब। वो कह रहे हैं कि मंगल को मुलाकात हो जाएगी। खैर पहले भी मंगल आया है, चला गया है, हाई कोर्ट के ऑर्डर आए चले गए, लेट्स सी की होती है कि नहीं होती। बहुत शुक्रिया आपका भी मीना साहब, आपका भी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पिछले साल फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ था और ट्रायल के आगाज पर आईएसपीआर की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया था कि निजी हाउसिंग सोसाइटी की शिकायत और बाद रिटायरमेंट आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुख्तलिफ चार्जेस की बुनियाद पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की गई है, जिसके बाद अब उनके खिलाफ ट्रायल का आगाज किया जा रहा है। इस हवाले से अब ये कियासराइयां की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि साबिक डीजी आईएसआई के खिलाफ केस का फौजी ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और बहुत जल्द उसका फैसला आ सकता है। साबिक डीजी आईएसआई के खिलाफ ट्रायल किन ग्राउंड्स पर किया गया, फैसला कब तक मुतवक्को है और फैसला क्या हो सकता है, इस सारे मामले पर हम बात करेंगे, जिसने किया है सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी ने। फ़खर दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद के ट्रायल के हवाले से बहुत स्पेकुलेशन होती रही है कि किन किन मुकदमात में उनका ट्रायल हो रहा है, और इस हफ्ते तो ये भी कुछ लोग कह रहे थे, सोशल मीडिया पे बड़ी खबर गर्म थी कि शायद फ्राइडे को उनका वर्डिक्ट आने वाला है, फैसला आने वाला है, लेकिन हमने देखा फ्राइडे को ये नहीं आया। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि ट्रायल उनका मुकम्मल हो चुका है और फैसला अनकरीब आ जाएगा? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल की ट्रायल है बाकायदा वो कंक्लूड हो चुका है। 13 नवंबर की रात को ये कोई 1:30 बजे कंक्लूड हुआ था और ये 11 महीने तक ये केस चला है पूरा, जिसमें ये जब ये गिरफ्तार किए गए थे 8 अगस्त को, तो उसके बाद 6 दिसंबर को आपने देखा फॉर्मली ISPR की तरफ से एक बाकायदा चार्जशीट मीडिया के साथ शेयर की गई थी। 13 को इनका ट्रायल 13 दिसंबर को शुरू हुआ था और उसके बाद 13 नवंबर तक, यानी 11 महीने तक ये केस चलता रहा। उसमें जो ज़्यादा टाइम है इस केस का वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से लिया गया था। 30 सितंबर तक जो है ये प्रोसिक्यूशन ने अपने तमाम तर जो गवाहान हैं वो पेश किए, जो इनके खिलाफ एविडेंस थे वो पेश किए, और उसके साथ साथ जो क्रॉस एग्जामिनेशन थी जनरल फैज़ हमीद की लीगल टीम की तरफ से, वो सारा बड़ा एक लेंथी प्रोसेस था जिसमें तफसीलात के साथ जो है ये तमाम इनके ऊपर जो चार्जेस और इल्ज़ामात लगाए गए थे वो डिस्कस किए गए। और जो मुझे बताया गया कि ये 800 से ज़ायद सफ़ात तो सिर्फ़ और सिर्फ जो इनकी प्रोसिक्यूशन का जो प्रोसेस था उसके ऊपर मबनी है। तो उसके बाद 1 महीना जो है वो डिफेंस टीम की तरफ से लिया गया, जिसमें इन्होंने इनिशली 90 के करीब जो अपने विटनेसेस थे उसकी एक मुतवक्के तौर के ऊपर लिस्ट पेश की कि हम ये जनरल फैज़ हमीद के दिफा में ये जो विटनेसेस हैं या गवाहान हैं ये पेश करना चाहते हैं, जिस पे कोर्ट ने इनको कहा कि ठीक है आप अपने जो विटनेस हैं वो जो है वो प्रोड्यूस करें। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि इनकी तरफ से ये मुतालबा किया गया कि कोर्ट उनको खुद से समन करे, क्योंकि उसमें जो रूल है 20 और रूल 120 और रूल 121 है, उसमें ये कहा गया है कि जो कोर्ट शेल समन ऑल दी विटनेसेस फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड जो डिफेंस है, लेकिन उसमें कोर्ट ने कहा कि हम नहीं करेंगे, आप अपने तौर के ऊपर इन तमाम जो जितने भी गवाहान को बुलाना चाहते हैं वो बुलाएं। इस पे फिर ये इनकी तरफ से एक स्ट्रेटजी ये बनाई गई कि इन्होंने जितने प्रपोज जो विटनेसेस थे उनके नाम उनको कांटेक्ट किया, उनको अप्रोच किया जनरल फैज़ हमीद की फैमिली की तरफ से कि कौन कौन जो है वो जनरल फैज़ हमीद के हक़ में गवाही देना चाहता है। तो टोटल जो शॉर्ट लिस्ट होके आया 90 के बाद वो 40 लोग थे जिन्होंने कहा कि ठीक है हम जनरल फैज़ हमीद के हक़ में गवाही देंगे और उनके साथ मुलाकात भी करेंगे, क्योंकि ये भी एक कंडीशन थी लीगल टीम की तरफ से कि जनरल फैज़ हमीद अपनी रेलेवेंस डिस्कस करने के लिए कि वो क्यों ज़रूरी है उनकी गवाही उनके केस में, वो भी डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये 40 में से जो आखिर पे जो जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात के लिए सामने आए या वहाँ पे गए वो 3 लोग थे। अच्छा, उसमें 2 जनरल रैंक के थे और एक जो है वो ब्रिगेडियर रैंक के थे जो जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात की, जिन्होंने हुआ ये कि जब जनरल फैज़ हमीद की मुलाकात जारी थी, क्योंकि ये कोर्ट प्रेमिसेस में सारा हो रहा था, ये कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई होती है उसमें ये सारा क्लोज्ड एक जो प्रेमिसेस में ये होता है। तो जब ये मुलाकात जारी थी, जो हमारी इतलात हैं कि जनरल फैज़ हमीद के इन तमाम जो गवाहान थे या जो उनके पास मिलने के लिए आए हुए थे, उनसे कहा गया कि अगर आप गवाही देना चाहते हैं, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आज ही रिकॉर्ड कर दें। तो उसी दिन जिस दिन मुलाकात हुई उसी दिन ही इनकी जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। क्योंकि बहुत स्पेकुलेशन भी होती रही है कि किन किन मामलात में उनका ट्रायल होगा। उसमें 9 मई भी डाला गया, उसमें कुछ
जब वो रिटायर नहीं हुए थे, सर्विस में थे एज अ डीजीसी, एज अ डीजीआईएसआई, उसके कई मामला पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के सामने आए। तो जरा बताइएगा कि ट्रायल किन किन मुकदमात पे हो रहा था, इल्जाम पर हो रहा था? बिल्कुल, देखें स्पेकुलेशन में तो बड़ी चीज़ें इनके ऊपर वो लगाई गई हैं, लेकिन जो हम देखते हैं कि जो ISPR की प्रेस रिलीज थी उसमें 3 बुनियादी इल्ज़ाम थे इनके ऊपर। एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से था जो इन्होंने अपनी मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की, दूसरा जो है इनके ऊपर था कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि ये मजाज नहीं थे अपने पास रिटायरमेंट के बाद रखने के, वो अपनी पोजेशन से, इनकी पोजेशन से पाए गए, और तीसरा था इनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जिससे आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई। ये तीनों के ऊपर इनका जो ट्रायल हुआ 9 मई के हवाले से जो मेरी इतला है, इस पूरे कोर्ट मार्शल की जो ट्रायल हुआ 11 महीने का, एक बार भी तस्करा नहीं हुआ जनरल फैज़ हमीद का क्या कोई किरदार था 9 मई के हवाले से या कोई रोल था, इस हवाले से कोई डिस्कशन नहीं हुई। इन तीनों जो चार्जेस थे या जो इल्ज़ामात थे इसी के इर्द गिर्द ही ये रिवॉल्व रहा है पूरा केस। और इसमें भी जो डिफेंस की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग एक पोजीशन ली गई है इनके दिफा में, वो ये कहते हैं कि जो इनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से है वो तमाम लोग जिनके साथ राब्ते में थे उनको पेश किया जाए और उनसे हम जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहेंगे कि नेचर ऑफ जो इनकी कॉन्टैक्ट था वो क्या था। एक वो कहते हैं कि एक सोशल जो एक आपकी जो मीटिंग्स हो जाती हैं ये उस तरह की मीटिंग्स भी ज़्यादातर थी, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप किसी को जो है वो चार्ज नहीं कर सकते। अगर उनको चार्ज किया जाता है, वो उनको सज़ा होती है इन तीनों में से किसी भी मुकदमे पर, तो उसकी सज़ा कितनी होगी? तो कानून क्या कहता है कि सज़ा कितनी से किस हद तक हो सकती है? देखें, मैंने इस हवाले से दोनों साइड से बात की है, प्रोसिक्यूशन की भी और उसके साथ साथ डिफेंस की भी। तो दोनों साइड जो हैं वो बड़े होपफुल है। एक साइड कहती है कि हमने जो भी इल्ज़ामात थे वो साबित कर दिए हैं इस पूरे ट्रायल के दौरान, जबकि डिफेंस साइड कहती है कि हमने 1000% जो है वो इनको इनोसेंट जो है वो साबित किया है, कोई चार्जेस इसका नहीं लग रहा। वो तो स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि फैसला क्या आएगा, लेकिन अगर सज़ा होती तो वो तयन क्या है? देखिए, सज़ा अगर होती है इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है, वो कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है, वो लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, उससे कम कर दें 10 साल 7 साल कुछ भी हो सकता है। वो नेचर ऑफ जो आपका जो ऑफेंस है वो उससे डिपेंड करता है। इसी तरह जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट वाला है वो उसमें भी इसी तरह जो है वो लंबी सज़ा हो सकती है। तीसरा जो इनके करप्शन या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है उस पर भी। और अपील का हक होता है इसमें? अपील देखें, इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। जो इनिशियल जो आर्मी जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, ये जो क्योंकि जनरल फैज़ हमीद का जो ट्रायल चला है ये 3 मेजर जनरल रैंक के जो एक पैनल था उसने किया। तो उसके बाद अगर ये कोई भी फैसला आता है, इनको कोई भी अगर सज़ा होती है तो उसके बाद इनके पास पहला जो राइट होगा वो अपील का, वो एक पैनल सुनेगा जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के कोई ऑफिसर होंगे वो सुनेंगे। अगर वहाँ से भी ये फैसला जो है वो अपहोल्ड होता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो इनका फेज़ है, जो चांस है, वो आर्मी चीफ के पास होता है। ये मिलिट्री लेवल के ऊपर इनके पास 2 ऑप्शंस मजीद रहती हैं, उसके बाद सिविलियन कोर्ट में जाएंगे और ये उस पर अपील कर सकते हैं। और मैं वंस अगेन स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा कि फैसला कब आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो ये फैसला जल्द सुनाया जा सकता है। बिल्कुल, देखें इसमें जो प्रोसेस है ये मैंने बताया आपको कि 13 नवंबर को कंप्लीट हुआ है। तो होता ये है कि इसमें मैक्सिमम जो है या मिनिमम इसमें 5 से 7 दिन चाहिए होते हैं उस जजेस के पैनल को जो कि कंक्लूजन ड्रॉ करना है, क्योंकि एक बड़ा लेंथी प्रोसेस चल रहा है। तो उसमें 5-7 दिनों में वो डिटरमिन करेंगे कि आया कौन कौन से चार्जेस के ऊपर इनकी सज़ा बनती है तो कितनी बनती है, वो डिटरमिन करेंगे। उसके बाद वो फैसला आगे जैक ब्रांच में जाएगा। जैक ब्रांच उसकी नोक पलक करती है, जो इसके कानूनी पहलू होते हैं उसको मद्देनज़र रखा जाता है। 3 से 5 दिन वो भी लगते हैं। उसके बाद फाइनल जो अप्रूवल होगी वो आर्मी चीफ से होगी। तो अगर हम इसको मिनिमम उससे देखें तो तकरीबन 10 से 12 दिन चाहिए होते हैं इस पूरे फैसले को मुकम्मल होने के। उसके बाद डिपेंड करता है कि किस दिन सुनाया जाता है। तो ये 13 से लेके 10-12 दिन आप आगे ऐड कर लें, 25, 26, 27, 28 कोई भी तारीख हो सकती है जिसमें ये पॉसिबिलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खत वरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तफसील कि ये प्रोसेस कैसे शुरू हुआ, कब हुआ, क्या मरहल तय करके यहाँ तक पहुँचा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। भारतीय फिजाइया के तेजस तैयारे को कल एयर शो में पेश आने वाले हादसे की इमाराती एविएशन हुकाम और अस्करी माहिरीन ने तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि भारतीय फिजाइया भी इस हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी का ऐलान कर चुकी है, जिसके नताइज आने में कई हफ्ते लग सकते हैं। मगर ऐसा लगता है कि भारत का जंगजू मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो हादसे के कुछ ही घंटे बाद इस वाक़े की जड़ तक पहुंचने में कामयाब हो गया है। और ये कोई हैरत की बात नहीं है कि इस हादसे के बाद भी गोदी मीडिया ने अपनी सरकार या तेजस की तैयारी में खामियों को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से सवाल करने के बजाय इस हादसे की जिम्मेदारी भी दूसरे मुल्कों पर डालना शुरू कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि वैसे तो भारत में हर चीज़ का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देने का एक आम सी रिवायत है और बाज़ मीडिया चैनल्स इस हादसे के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
मगर भारत के नामवर एंकर अर्नाब गोस्वामी और भारत के साबिक फौजी जनरल बख्शी ने इस हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया है। अहम बात यह कि भारत का तेजस तैयारा वैसे तो मकामी सतह पर तैयार करता है, लेकिन इसका इंजन अमेरिका से दरामद किया जाता है और अब तैयारा हादसे की जिम्मेदारी उसी अमेरिकी इंजन पर डालने की कोशिश की जा रही है। अर्नाब गोस्वामी ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका LCA प्रोग्राम और तेजस को अपने लिए खतरा समझता है। अमेरिका ने भारत को GE-404 इंजन की फराहमी में ताखीर की। प्रोग्राम में मौजूद जनरल रिटायर्ड बख्शी ने कहा कि भारत को अमेरिकी इंजन 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था, मगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 दोबारा शुरू होने के खतरे की वजह से अमेरिका ने इंजन की फराहमी में ताखीर करके पाकिस्तान को फायदा पहुंचाया। इसी तरह जी न्यूज ने भी हादसे में बैरूनी हाथ का खदशा जाहिर किया, जबकि भारतीय फिजाइया के एक साबिक एयर मार्शल ने भी हादसे के पीछे सबूताज का खदशा जाहिर किया। यानी उनके मुताबिक हादसे से पहले किसी ने तेजस तैयारे के साथ छेड़छाड़ की है। यानी भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया एक बार फिर अपनी सरकार से सवाल करने के बजाय दूसरों पर उंगलियां उठाकर अपना ही मजाक बनवा रहा है। जबकि दूसरी तरफ कल भारत के एक एविएशन एक्सपर्ट ने भारतीय सहाफी बरका दत्त को इंटरव्यू में बताया कि उनके मुताबिक इस हादसे की वजह हरगिज इंजन की खराबी नहीं है, बल्कि मौसमियाती फैक्टर हादसे की असल वजह है। We listen to the engine sound much more than dials of the engine. Even a small variation in engine RPM catches our attention. Listening to the sound, I am no doubt that there was no technical or engine malfunction. Why do you say that? Why do you say that? Because the engine till impact, to me, it appears that it has been functioning perfectly well. To me, it appears. In which case? Because of the sound. इसके अलावा रियासत उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले रुकने असेंबली ने दावा किया कि तेजस प्रोग्राम जब शुरू हुआ था उस वक्त भी इस प्रोग्राम पर करप्शन के इल्जामात सामने आए थे और आज इसी करप्शन की वजह से तेजस तैयारे को हादसा हो गया। जब तेजस की खरीद हुई थी तो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आज वो आरोप साबित हो गए कि तेजस की खरीद में भारी करप्शन हुआ था, इसीलिए तेजस विमान आज जो है वहां पर क्रैश हो गया और पायलट की मौत हो गई। ये भारत सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। दूसरी तरफ जियो न्यूज के नुमाइंदे सिप्ते आरिफ की खबर के मुताबिक अमराती एविएशन हुकाम और अस्करी माहिरीन ने दुबई एयर शो में तेजस को पेश आने वाले हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया है। हादसा भारतीय पायलट की गलती से हुआ या तैयारे की मशीनी खराबी इसकी वजह थी? क्या पायलट ने फ्लाइंग प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की? इस पर तहकीकात जारी है। जबकि दुबई एयर शो मुंतजिमीन का कहना है कि एयर शो में फिजाई करतब की 300 फुट बुलंदी लाजमी थी, इसलिए इस बात की जांच जारी है कि क्या भारतीय तैयारा 300 फुट की ऊंचाई से नीचे आया था। इन सवालों के जवाब तो तहकीकात के बाद पता चलेंगे, मगर तहकीकात से पहले ही भारतीय मीडिया के मजाकखेज दावे एक बार फिर भारत की जगहसाई की वजह बन रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।